हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मेरा नाम मैनपाल सिंह और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल MS पथेरिया पे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होती हैं उनके पास पार्टिकल नेचर कैसे है, तो हम इसी को आज आगे बढ़ाने जा रहे हैं। पार्टिकल नेचर उस दिन मैंने तुम्हें बताया था लास्ट वीडियो में, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उनके पास ड्यूअल नेचर होता है, मतलब पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। हम वेव नेचर को एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है पार्टिकल नेचर। ये क्या कह रहा है, इसने कहा है सबसे पहले वेव जो नेचर था इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, जो वेव नेचर था, इस वेव नेचर ने क्या किया, बहुत सारे फिनोमिनाज को एक्सप्लेन किया। वेव नेचर ने किसको एक्सप्लेन किया? बहुत सारे फिनोमिनाज को एक्सप्लेन किया, जैसे कि डिफ्रैक्शन है जो आपका +2 क्लास में आएगा, इंटरफेरेंस है जो आपका +2 क्लास के अंदर आएगा, फिजिक्स के अंदर आएंगे ये टॉपिक्स। तो ये डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, इस टाइप के बहुत सारे टॉपिक्स थे जिनको को किसने एक्सप्लेन किया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर ने इन फिनोमिनाज को एक्सप्लेन किया था। तो मैनी फिनोमिनाज लाइक डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस वाज एक्सप्लेन्ड बाय द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर ने इन सब को एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन इनके अलावा भी 3-4 प्रोसेस और थे जो वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर सका, जिसके लिए हमें किसकी जरूरत हुई थी? पार्टिकल नेचर की। वे कौन कौन से थे? सबसे पहला उनमें फिनोमिना था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कौन सा था? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एक ये प्रोसेस होता है कि ये फिनोमिना होता है, इट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन का फिनोमिना है, ये किसने एक्सप्लेन नहीं किया? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट हुई? पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सेकंड कौन सा फिनोमिना था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सेकंड फिनोमिना था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये भी क्या होता है, धीरे धीरे ये सब पढ़ेंगे। तो एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी फिनोमिना था जो किसने एक्सप्लेन नहीं किया था? वेव नेचर ने एक्सप्लेन नहीं किया था। थर्ड आपके पास क्या था? थर्ड फिनोमिना हमारे पास है हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड is function of temperature, is function of temperature। क्या मतलब है? किसी भी सॉलिड की जो हीट कैपेसिटी होती है, ये हीट कैपेसिटी क्या है बच्चों? ये आप हमारे +1 क्लास के ही आगे टॉपिक्स आएंगे थर्मोडायनामिक्स में, वहां पे डिटेल में पता चलेगा। तो जो हीट कैपेसिटी होती है किसी भी सॉलिड की, हीट कैपेसिटी देखेंगे तो वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होनी चाहिए, ऐसा वेव नेचर ने एक्सप्लेन नहीं किया। ये भी किसने एक्सप्लेन किया? पार्टिकल नेचर ने। मतलब किसी भी सॉलिड की हीट कैपेसिटी टेम्परेचर के साथ वेरी करना चाहिए। तो ये था थर्ड फैक्टर, थर्ड प्रोसेस। और फोर्थ और लास्ट क्या था? लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ये सब क्या है? इनमें से ये वाला और ये तीनों प्रोसीजर हम इसी यूनिट में पढ़ेंगे। ये वाला थर्मोडायनामिक्स में आएगा। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, तो एटम का जो लाइन स्पेक्ट्रा है वो भी वेव नेचर ने एक्सप्लेन नहीं किया था। ये फिनोमिनाज थे जो वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर सका, जिनके लिए हमें पार्टिकल नेचर की रिक्वायरमेंट हुई। सबसे पहला कौन सा है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे। हीट कैपेसिटी थर्मोडायनामिक्स में पढ़ोगे, और लाइन स्पेक्ट्रम हम इसी यूनिट के अंदर जस्ट इन दोनों के बाद इसी को पढ़ा जाएगा। तो ये सारे आपको पता चल जाएगा। लेकिन एक बात पता होना चाहिए, ये चारों फिनोमिना वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ने एक्सप्लेन नहीं किया, इन्हों को किसने एक्सप्लेन किया था?
पार्टिकल नेचर ने एक्सप्लेन किया था, इसलिए हमारे पास इनको हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला टॉपिक हम देखते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आप नोट डाउन कीजिएगा, दीज फिनोमिना वाज नॉट एक्सप्लेन बाय द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दीज फिनोमिना शोज दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है पार्टिकल नेचर। फ्रॉम दिस फर्स्ट वन इज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वी एक्सप्लेन इट। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। आप नोट डाउन कीजिएगा, मैं इसको हटा देता हूं, हटा दो बच्चों। तो पहला फिनोमिना आप देखिएगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हमारे पास फर्स्ट फिनोमिना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसका एक और नाम भी होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। बहुत ही सिंपल सा फिनोमिना, बस कुछ पर्टिकुलर बातें हैं जो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ब्लैक बॉडी रेडिएशन और रेडिएशन एमिटेड बाय हॉट बॉडी, बाई हॉट बॉडी। कोई भी हॉट बॉडी है वो रेडिएशन को एमिट करते हैं, या एमिशन ऑफ रेडिएशन बाई हॉट बॉडी वो कैसी है। तो सुनते जाइएगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या कह रहा है। इसने कहा है सबसे पहले हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमने ये कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट के साथ क्या कह रहा है, जब ये ऑब्जेक्ट देखते हैं तो इसके ऊपर हमने कोई लाइट डाली तो ये लाइट को क्या करेगा, जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि आप हीट करोगे तो ये बॉडी कैसी हो जाएगी, हॉट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। मान लेते हैं हमने कोई आयरन का टुकड़ा ही लिया, उसको आप अगर हीट दोगे तो वो क्या हो जाएगा, गर्म नहीं हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट हॉट हो गई। हॉट होने के बाद ये क्या करती है, इसमें से कुछ ना कुछ रेडिएशंस निकलती हैं। क्या है, एमिट रेडिएशंस। इसमें से क्या प्रोड्यूस होती है, अरे ये दोबारा से ठंडा होना स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे इसमें से क्या निकलनी स्टार्ट होंगी, रेडिएशन। तो क्या कहा गया, ये कोई भी बॉडी है जब इसमें से रेडिएशन एमिट होती है, लगभग ये क्या करती है, ये मोस्ट ऑफ द वेवलेंथ की रेडिएशन को एमिट करती है। मोस्ट ऑफ द वेवलेंथ रेडिएशन आर एमिटेड। क्या मतलब है, मैंने ये जो लाइनिंग्स लिखे हैं, ये वर्ड लिखे हैं, क्या मतलब है कि ये कह रहा है जब भी कोई बॉडी हॉट होती है, गर्म होती है, तो वो मोस्ट ऑफ द वेवलेंथ की रेडिएशन को एमिट करती है। मतलब ये सभी वेवलेंथ की लाइट को, रेडिएशन को छोड़ती है। जिसमें क्या है, सभी वेवलेंथ मतलब कोई भी वेवलेंथ की रेडिएशन हो, जैसे हमने पीछे पढ़ा था माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है, सभी वेवलेंथ की रेडिएशन को ये छोड़ रहा है। लेकिन क्या है, किसी के अमाउंट कब छोड़ता है, तो किसी के अमाउंट को ज्यादा छोड़ा जाता है। तो जो ये रेडिएशन को एमिट कर रहा है, दीज एमिट द ऑल वेवलेंथ रेडिएशन, सम आर ऑफ लो अमाउंट एंड अदर आर ऑफ लार्ज अमाउंट। कुछ रेडिएशन ज्यादा अमाउंट की छोड़ेंगे, कुछ अमाउंट लो, कुछ रेडिएशन कम अमाउंट की। जैसे कि एक एग्जांपल रखता हूं, मान लेते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है एक रेड कलर की वेवलेंथ को भी छोड़ रहा है और ब्लू कलर की वेवलेंथ की रेडिएशन को भी एमिट कर रहा है। मान लेते हैं इसने रेड कलर की जो रेडिएशन है उनको लार्ज अमाउंट में एमिट किया, बहुत ज्यादा अमाउंट में एमिट किया है, लेकिन ब्लू कलर की जो एमिट की है वो बहुत ही कम है, लो अमाउंट में एमिट किया, बहुत ही कम अमाउंट में उसने क्या किया, एमिट किया है। इसलिए हमें ब्लू कलर तो कम दिखाई देगा, लेकिन रेड कलर क्या दिखाई देगा, ज्यादा दिखाई देगा। तो इसका मतलब समझ में आया अब क्या है, यानी कि ये छोड़ते हैं, यानी कि ये रिलीज तो ऑल वेवलेंथ रेडिएशन है, बट सम आर ऑफ इन लो अमाउंट एंड अदर आर इन लार्ज अमाउंट। कुछ तो कम अमाउंट में और कुछ किसमें, लार्ज अमाउंट में इनके द्वारा रेडिएशंस एमिट की जाती हैं। किनके द्वारा, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी के द्वारा। अगर आप उसको हॉट करोगे तो दे एमिट ऑल वेवलेंथ रेडिएशन, सम आर इन लार्ज अमाउंट एंड अदर इन लो अमाउंट। कुछ ज्यादा अमाउंट में और कुछ किसमें, लो अमाउंट में एमिट की जाती है। फिर इसने क्या कहा, कुछ रेडिएशन है सम पर्टिकुलर वेवलेंथ, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो रेडिएशन है, पर्टिकुलर वेवलेंथ की, दे आर एमिटेड इन वेरी लार्ज अमाउंट, दे आर एमिटेड इन वेरी लार्ज अमाउंट। बता तो दिया मैंने, वेरी लार्ज अमाउंट में क्या होती है, कुछ रेडिएशन तो ऐसी होती है जो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में छोड़ी जाती हैं और जो हमें दिखाई देते हैं। जैसे बताया ना, रेड कलर हमें दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि रेड ज्यादा अमाउंट में छोड़ी जाती हैं। तो इसका एक एग्जांपल रखा गया। क्या एग्जांपल रखा गया, इसका एग्जांपल सुनिएगा पहले। तो इसका एग्जांपल क्या रखा गया, हमारे पास कोई आयरन का पीस है, हमारे पास क्या है, कोई आयरन पीस है, लोहे का टुकड़ा। हमने क्या किया, इसको हीट किया।
आप स्टार्टिंग में देखोगे जैसे इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे, ये आपको डल रेड कलर का दिखाई देगा। कैसा कलर का? डल रेड। आप कहोगे डल रेड क्यों? कोई भी बॉडी हमें कोई कलर दिखाई देता है, वो किसके कारण दिखाई देता है? मान लेते हैं अब ये बोर्ड है, आपको ग्रीन क्यों दिखाई दे रहा है? आपकी जो व्हाइट लाइट है, आपने सुना ना, व्हाइट लाइट कितने कलर से मिलके बनी हुई है? 7 कलर। वी बिगोर 10th में पढ़ा था। तो इसके ऊपर जब व्हाइट लाइट टकराती है, तो टकराने के बाद जो ग्रीन कलर की वेवलेंथ है वो हमारी आंखों तक पहुंचती है, इसलिए हमें कैसा कलर दिखाई देता है? ग्रीन। क्योंकि ग्रीन कलर की जो वेवलेंथ है उसकी अमाउंट सबसे ज्यादा है, ग्रीन कलर की अमाउंट सबसे ज्यादा है और वही हमारी आंखों तक पहुंचती है। और ये हमें क्या है? और कोरस्पॉन्डिंग कलर यानी कि ग्रीन ही हमारी आंखों तक पहुंचता है, तो हमें ग्रीन ही दिखाई देता है। उसी तरीके से हमने क्या किया? आयरन के पीस को हमने हीट किया तो वो स्टार्टिंग में डल रेड कलर का दिखाई देता है। अब कहोगे सर इसका मतलब इसमें से केवल रेड कलर की वेवलेंथ की रेडिएशन निकल रही है जो हमारी आंखों तक पहुंच रही है? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। इसमें से सभी कलर की वेवलेंथ की रेडिएशन निकल रही है, वॉयलेट भी, ब्लू भी, सभी कलर की, ऑरेंज भी। लेकिन क्या है, उनमें से जो रेड कलर की रेडिएशन है, जो रेड कलर की वेवलेंथ की रेडिएशन है, उनकी अमाउंट मैक्सिमम है, उनकी अमाउंट सबसे ज्यादा है। इसलिए हमें कैसा कलर दिखाई देता है? हमें क्या दिखाई देता है? डल रेड कलर दिखाई देता है। मतलब अमाउंट ज्यादा होने का मतलब पता क्या है? उनकी इंटेंसिटी हाई है। उनकी इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी का मतलब होता है उनकी अमाउंट बहुत ज्यादा है। इसका मतलब इसके अंदर से जो रेड वेवलेंथ की लाइट निकल रही है, रेडिएशन निकल रही है, उनकी इंटेंसिटी हाई है, इसलिए हमें कैसा दिखाई देता है? डल। लेकिन जैसे ही ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, हमने एक टेम्परेचर को फिक्स किया हुआ है, फिर हमने क्या किया? इसी को आयरन को हम हीट कर रहे थे तो टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया? टेम्परेचर को अब हमने इंक्रीज किया। जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो धीरे धीरे डल रेड, फिर ये व्हाइट हो गया, और व्हाइट होने के बाद जैसे हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, ये फिर कैसा कलर का दिखाई देने लग गया? ब्लू। आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। स्टार्टिंग में आयरन रेड दिखाई देगा, धीरे धीरे और टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो कैसा कलर का दिखाई देगा? ब्लू कलर। अब आपके पास क्वेश्चन आ गया, अब ये ब्लू कलर क्यों दिखाई देता है? इसका मतलब अब जिस टेम्परेचर पे आप इस आयरन को हीट कर रहे हो, इस आयरन को हॉट कर रहे हो, अब जिस टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर के ऊपर ब्लू वेवलेंथ की जो रेडिएशंस हैं उनकी इंटेंसिटी कैसी है? हाई है। मतलब उनकी अमाउंट ज्यादा है। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? उनकी अमाउंट ज्यादा है। से देखिएगा मतलब क्या बताया? इसका मतलब अब आप जिस टेम्परेचर पे इस आयरन के पीस को हीट कर रहे हो, उस टेम्परेचर के ऊपर ब्लू कलर की जो वेवलेंथ की रेडिएशन है उनकी अमाउंट ज्यादा है, उनकी इंटेंसिटी हाई है, इसलिए हमें कैसा कलर दिखाई देता है? ब्लू कलर दिखाई देता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्या समझ में आया? आपको यह समझ आया या नहीं आया कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर कोई भी बॉडी जो रेडिएशन छोड़ती है तो वो उनमें से कोई एक कलर की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है जो हमें दिखाई देता है। यही समझ में आया होगा। जैसे कि जब टेम्परेचर लो था तो आयरन जो सभी रेडिएशन छोड़ रहा था, लेकिन उनमें से रेड कलर की जो वेवलेंथ की रेडिएशन थी उनकी इंटेंसिटी हाई थी, इसलिए हमें रेड कलर दिखाई दे रहा था। लेकिन जब हमने और ज्यादा टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जो ब्लू कलर की वेवलेंथ की रेडिएशन थी उनकी इंटेंसिटी हाई होगी और रेड वालों की लो होगी, इसलिए अब हमें कैसा कलर दिखाई देने लग गया? ब्लू कलर। इसका मतलब ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर गिव्स सम स्पेशल वेवलेंथ रेडिएशन विच हैव हाई इंटेंसिटी। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन छोड़ती है जिनकी इंटेंसिटी हाई होती है, और बाकी सभी रेडिएशन की इंटेंसिटी क्या होती है? लो होती है। रेडिएशन तो सारी निकल रही है, लेकिन उनमें से कोई एक कलर की रेडिएशन की इंटेंसिटी सबसे हाई, इसलिए हमें वैसा ही उसका कलर दिखाई देता है। तो बोलो बच्चों, इतना समझ में आया या नहीं आया? हो जाएगा। फिर धीरे धीरे क्या पता किया गया, तो मैंने आपको 2-3 बातें बताई हैं। क्या बताया? सबसे पहले कोई भी बॉडी है वो रेडिएशन छोड़ रही है, मोस्ट ऑफ द कलर यानी कि सभी वेवलेंथ की रेडिएशन छोड़ी जा रही है। लेकिन फिर क्या कहा गया? कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन सबसे ज्यादा छोड़ी जाती है जिसकी इंटेंसिटी सबसे हाई होती है, जिसका एग्जांपल हमने आयरन का टुकड़ा लिया।
आयरन स्टार्टिंग में डल रेड, क्यों? इसका मतलब जिस टेम्परेचर पे अब इसको हीट किया जा रहा है उस टेम्परेचर पे रेड कलर की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, इसलिए हमें रेड कलर दिखाई देता है। और टेम्परेचर बढ़ाने पर हमें कैसा कलर दिखाई देता है? ब्लू। इसका मतलब क्या है? ब्लू कलर की इंटेंसिटी आई है। लेकिन क्या है, अब धीरे धीरे क्या देखा गया, एक और छोटी सी बात इसमें निकल के आई। क्या निकल के आई उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसको मैं हटा दूं बच्चों, ये छोटी छोटी बातें आपको सब याद रखनी है। एक बार मैं समराइज भी करवा दूंगा इकट्ठा, आप कैसे लिखोगे इनको। फिर क्या कहा गया, फिर ये कहा गया अब आपके पास कोई भी बॉडी है, अगर हम उसको ऊपर रेडिएशन डालेंगे तो उसके अंदर 3 प्रोसेस हो सकते हैं। यह भी देखा गया। क्या? सबसे पहले तो जो भी हमने रेडिएशन इनके अंदर डाली उसको ये एब्जॉर्ब कर सकता है। क्या कर सकता है? एब्जॉर्ब, मतलब वो अपने अंदर सोख लेगा उन रेडिएशन को और हॉट हो जाएगा। दूसरा, ये इससे ये रेडिएशन टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो सकती है। रिफ्लेक्ट का मतलब जैसे ही कोई रेडिएशन आई, बोर्ड से टकराई और वापस रिफ्लेक्ट हो गई। अरे रिफ्लेक्शन नहीं था क्या 10th क्लास में? तो इससे टकराई और वापस चली गई, ये भी हो सकता है। और तीसरा, ट्रांसमिट हो सकती है। ट्रांसमिट क्या हो सकती है? ट्रांसमिट हो सकती है। क्या मतलब है ट्रांसमिट का? ट्रांसमिटेड का मतलब होता है इसमें से रेडिएशन गई और फिर आगे सीधी निकल गई, इसके अंदर से आर पार हो गई। ऐसा 3 प्रोसेस हो सकते हैं। तो यह भी एक बॉडी के बारे में देखा गया कि एक बॉडी 3 प्रोसेस कर सकती है। या तो वो जो रेडिएशन आप उस पर डालोगे उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, कुछ अमाउंट में एब्जॉर्ब करेगा तो कुछ अमाउंट में रिफ्लेक्ट भी कर सकता है, और कुछ अमाउंट में उसमें से क्या हो सकती है? ट्रांसमिट, उसमें से निकल भी सकती हैं। ऐसा एक किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में देखा गया था। और ऐसा देखते हुए क्या कहा गया, इसका मतलब यह निकाला गया इस अर्थ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसी नहीं है, इस अर्थ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसी नहीं है जो भी रेडिएशन आप उसको दोगे उन सबको वो एब्जॉर्ब कर ले। उन सबको क्या कर ले? एब्जॉर्ब। सभी को एब्जॉर्ब नहीं करती है, कुछ को एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ को रिफ्लेक्ट कर देती है और कुछ को क्या करती है? ट्रांसमिट। 3 प्रोसेस होते हैं। लेकिन क्या है, अब सुनिए, ब्लैक बॉडी क्या होती है? ब्लैक बॉडी का मतलब है कोई ऐसी ऑब्जेक्ट जो सभी वेवलेंथ की, ऑल वेवलेंथ रेडिएशन एब्जॉर्ब एंड एमिट, जो सभी कलर की वेवलेंथ की रेडिएशन को क्या कर सकती है? ले भी सकती है और छोड़ भी सकती है। ऐसी बॉडी को बोलते हैं ब्लैक बॉडी। लेकिन देखो इसने क्या किया, इसने कुछ को एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ को रिफ्लेक्ट कर दिया और कुछ को ट्रांसमिट। वास्तव में इसे क्या करना चाहिए था? जितनी रेडिएशन हमने इसको दी है उन सबको क्या करना चाहिए था? एब्जॉर्ब। अगर ये सभी को एब्जॉर्ब कर लेती तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी बोला जाता है। तो ये ब्लैक बॉडी इज द बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल वेवलेंथ रेडिएशन, और जो वो सभी वेवलेंथ की रेडिएशन को सोख लेगा और जब छोड़ेगा तो सभी वेवलेंथ की रेडिएशन को ही उसको छोड़ना पड़ेगा, और उसके द्वारा जो रेडिएशन छोड़ी जाएंगी उनको हम क्या नाम देते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। उनको क्या नाम दिया जाता है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन नाम दिया जाता है। तो जब रेडिएशन विच आर एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। लेकिन रियल में इस अर्थ पे कोई भी बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं है। एक थोड़ा बहुत जो ब्लैक कार्बन होता है, ब्लैक कार्बन, वो कुछ हद तक ब्लैक बॉडी का काम कर सकता है, यानी कि वो लगभग सभी वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर लेता है और सभी कलर की वेवलेंथ की रेडिएशन को एमिट भी कर सकता है। इसलिए ऐसा माना गया है जो ब्लैक कार्बन होता है वो नियरली किसके जैसा होता है? ब्लैक बॉडी के जैसा होता है। वास्तव में कोई भी बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं होती है। तो ये था ब्लैक बॉडी और उसके द्वारा जो रेडिएशन छोड़ी जाती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। लेकिन आप अब कहोगे सर आपने इससे पहले ये सब कुछ क्या पढ़ाया? ब्लैक बॉडी रेडिएशन सीधा पढ़ा देते। अरे पहले हमने ये भी तो पता किया क्या रियल में सभी ऑब्जेक्ट जो है रेडिएशन को एमिट करती हैं या अब्जॉर्ब कर सकती हैं? नहीं किया ना, तभी तो फाइनली हम पहुंचे ब्लैक बॉडी पे। ब्लैक बॉडी की तो डेफिनेशन में पहले भी बता देता कि वो बॉडी जो सभी रेडिएशन को एमिट और अब्जॉर्ब करती है। लेकिन अब आपको यह पता चला ना इन सब से कि रियल में कोई भी बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं है। वास्तव में कोई भी बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं है। यह था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अभी इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़े तो क्या देखा गया? अब क्या मानते हैं कि ब्लैक बॉडी का एक और एग्जांपल इन्होंने रखा। हम क्या करते हैं, कोई ऐसी कैविटी ले लेते हैं,
ये कैविटी ली, यहां से इसमें से रेडिएशन एंटर करवा दी। अब इस रेडिएशन को कहीं से भी निकलने के लिए जगह नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी ना, तो ऐसा माना गया अब इसको जगह नहीं मिलेगी तो इसको ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी सभी टाइप की, और रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी तो उसको हम क्या कह सकते हैं, ब्लैक बॉडी। इसी की तरीके से होती है ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी का मतलब जैसी भी रेडिएशन दोगे सबको ले लेगा और सभी टाइप की वेवलेंथ की रेडिएशन को छोड़ देगा। उसे हमने क्या नाम दिया था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन नाम दिया गया था। फिर धीरे धीरे क्या कहा गया, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन एमिट कर रही है वे रेडिएशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर। क्या मतलब है इस वर्ड का, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जो ब्लैक बॉडी के द्वारा जो रेडिएशन एमिट की जाती है, ब्लैक बॉडी के द्वारा जो रेडिएशन एमिट की जाती हैं एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी एक टेम्परेचर पे, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था किसी एक टेम्परेचर पे जो ब्लैक बॉडी के द्वारा रेडिएशन एमिट की जाएगी, दे हैव हाई वेवलेंथ, दे हैव हाई इंटेंसिटी। उनमें से किसी एक दे हैव हाई इंटेंसिटी ऑफ ए पर्टिकुलर वेवलेंथ रेडिएशन, पर्टिकुलर वेवलेंथ रेडिएशन, किसी एक वेवलेंथ की रेडिएशन की इंटेंसिटी उस टेम्परेचर पे क्या होंगी, हाई होंगी। बताया था नहीं बताया था, जैसे हाई टेम्परेचर पे जब हमने स्टार्टिंग में आयरन को हॉट किया था तो वो कैसा, रेड कलर की वेवलेंथ की रेडिएशन की इंटेंसिटी सबसे हाई थी। इसलिए क्या कहा उसने, वेवलेंथ डिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी। वेवलेंथ किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट करती है। और जब डिपेंड करती है तो क्या कहा गया, जब वेवलेंथ रेडिएशन से, वेवलेंथ जो है रेडिएशन की वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, तो एक ग्राफ प्लॉट किया गया किसके बीच में, वेवलेंथ लैम्डा और दूसरा इंटेंसिटी के बीच में। जो रेडिएशन ब्लैक बॉडी के द्वारा छोड़ी जाती है तो क्या किया गया, उनका ग्राफ प्लॉट किया गया, इंटेंसिटी और लैम्डा। तो ग्राफ कुछ इस टाइप का आया, कुछ इस टाइप का ग्राफ आया। ये ग्राफ क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो यहां पे जहां पे वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, ये इंटेंसिटी सबसे ज्यादा ना, जिस वेवलेंथ की रेडिएशन की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है इसे लैम्डा मैक्स बोला जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, लैम्डा मैक्स। मतलब इस वेवलेंथ की जो रेडिएशन है उनकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, यानी कि हमें जो रेडिएशन निकल रही है उनके निकलने के बाद जो कलर दिखाई देगा वो इस वेवलेंथ की रेडिएशन का कलर सबसे ज्यादा दिखाई देगा। क्यों, इनकी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब इनकी अमाउंट सबसे ज्यादा है। ये ग्राफ बता तो रहा है, लेकिन क्या है, जैसे ही एक वेवलेंथ, पर्टिकुलर वेवलेंथ की क्या हो रही है, इंटेंसिटी सबसे ज्यादा हो रही है, उसके बाद वापस इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है। हम टेम्परेचर को कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं या एक पर्टिकुलर हाई टेम्परेचर पे जब देखते हैं तो स्टार्टिंग में वेवलेंथ, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो रेडिएशन है उनकी इंटेंसिटी हाई है, उसके बाद वापस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या निकला, जो उस ब्लैक बॉडी ने रेडिएशन छोड़ी, देखो कम वेवलेंथ की भी, ज्यादा वेवलेंथ की भी और हाई वेवलेंथ की भी, देखो सभी वेवलेंथ की रेडिएशन छोड़ रहा है। ये देखो यहां से लेकर यहां तक सभी वेवलेंथ की रेडिएशन छोड़ रहा है, लेकिन क्या सबसे ज्यादा जो रेडिएशन है वो तो इस वेवलेंथ की छोड़ रहा। मान लेते ये वॉयलेट कलर है, ये कैसा है, वॉयलेट कलर। इसका मतलब हमें उस ब्लैक बॉडी में से कैसा कलर दिखाई देगा, वॉयलेट कलर दिखाई देगा। तो क्या है, व्हेन वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन वेवलेंथ एंड intensity, then we show that a particular wavelength radiation है वो high intensity and then intensity decreases. That wavelength radiation are known as lambda max या that value is known as lambda max. उस वैल्यू को हम क्या नाम देते हैं, मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा मैक्स बोला जाता है। हो जाएगा, लेकिन अब क्या देखा गया, इसके बाद ये कहा गया, यहां से ये ग्राफ हमें बता रहा है इसका जो हम जो पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कैसा नेचर है, पार्टिकल नेचर है। कैसा नेचर है, पार्टिकल नेचर है। कैसे पता चला, क्या कहा गया, अगर वेव नेचर होता, अगर कैसा नेचर होता, वेव नेचर होता, तो एक साइंटिस्ट थे रेलिक, उसने कहा अगर वेव नेचर होता, अगर वेव नेचर होता तो ये रेडिएशन, ये जो ग्राफ है ये ऐसा आना चाहिए था,
ये ग्राफ ऐसा आना चाहिए था, ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन ये ग्राफ, ये देखो हमारा ग्राफ तो ऐसा आया है। अगर वेव नेचर होता, इफ द रेडियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ओनली वेव नेचर, देन द ग्राफ शुड बी ऑफ दिस टाइप, इस टाइप का ग्राफ। लेकिन हमारा ग्राफ कैसा आया? ऐसा। इट मीन्स द रेडिएशन हैव नॉट ओनली वेव नेचर बट हैव पार्टिकल नेचर। इसका मतलब रेडिएशन के पास न केवल वेव नेचर है बल्कि क्या है? पार्टिकल नेचर भी है। बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए, वेवलेंथ और इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया, हर बार ऐसा ही ग्राफ आया। इस ग्राफ के आने के बाद जो हमने वेव थ्योरी पढ़ी थी, वेव नेचर जो पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, वो इस ग्राफ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और इसने क्या है, कोई सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दी, कोई संतुष्ट करने वाली उसने एक्सप्लेनेशन नहीं दी। तब एक मैक्स प्लैंक नाम के एक साइंटिस्ट आए, उसने क्या किया? मैक्स प्लैंक नाम के एक साइंटिस्ट आए, उसने बताया कुछ। उसने क्या बताया? उसने कहा कि आप रेडिएशन है, कोई भी रेडिएशन है, वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराई, ऑब्जेक्ट ने क्या किया? हॉट हो गई ऑब्जेक्ट, और फिर उसमें से रेडिएशन एमिट होने लग गई। यही हुआ था ना, हमने सब कुछ यही पढ़ा है। तो उसने क्या कहा, जो ये ऑब्जेक्ट है आपकी, ये हॉट जो हो रही है ड्यू टू ऑसिलेटर्स हो रही है। किसके कारण हो रही है? ऑसिलेटर्स के कारण। ऑसिलेटर का मतलब छोटे छोटे पार्टिकल के कारण, और वो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं ऐसे ऐसे, और वाइब्रेट करते हैं तो उन्हें हम ऑसिलेटर नाम देते हैं। क्या नाम दिया जाता है? ऑसिलेटर। तो व्हेन ए रेडिएशन स्ट्राइक विद द ऑब्जेक्ट देन इट बिकम्स हॉट ड्यू टू ऑसिलेटर्स। किसके कारण? ऑसिलेटर के कारण। इसके अंदर ऑसिलेटर है, इस बॉडी के अंदर ऑसिलेटर्स हैं, और वे ऑसिलेटर केवल क्या होते हैं? हाई स्पीड से वाइब्रेट तब करते हैं जो रेडिएशन उससे टकराई है उसके ऑसिलेटर, रेडिएशन के ऑसिलेटर इस ऑब्जेक्ट के ऑसिलेटर से टकराए, जिसके कारण ये बॉडी के जो ऑसिलेटर है वो वाइब्रेट करने लग गई, और ये बॉडी क्या हो गई? हॉट। देखिए ध्यान से सुनिएगा, इस रेडिएशन के ऑसिलेटर किसके साथ टकराए? जो ऑब्जेक्ट थी उसकी ऑसिलेटर से टकराए, तब ये बॉडी हॉट हो गई, और इसमें से क्या निकलने लग गई? रेडिएशन निकलने गई। इट मींस मैक्स प्लैंक ने कहा, क्या कहा? इन द ऑब्जेक्ट कंटेन्स द ऑसिलेटर, ड्यू टू दीज ऑसिलेटर ऑब्जेक्ट बिकम हॉट एंड एमिट रेडिएशन, बट ऑसिलेटर ऑफ द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट व्हेन द ऑसिलेटर ऑफ रेडिएशन स्ट्राइक विद द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के जो ऑसिलेटर है वो वाइब्रेट क्यों किया? क्योंकि जो ये रेडिएशन के अंदर भी, इसका मतलब जो रेडिएशन इससे टकराई है उन रेडिएशन के अंदर भी क्या प्रेजेंट है? ऑसिलेटर प्रेजेंट है, मतलब पार्टिकल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? मतलब पार्टिकल प्रेजेंट है। तो यहां से साबित हो गया या नहीं हो गया? रेडिएशन के पास कैसा नेचर है? पार्टिकल। अरे इसके अंदर ऑसिलेटर है, वे वाइब्रेट किए, क्यों? जब ये रेडिएशन टकराई, इन रेडिएशन के टकराने से वाइब्रेट क्यों हुआ? इसका मतलब इन रेडिएशन के अंदर भी क्या प्रेजेंट है? ऑसिलेटर। ऑसिलेटर से ऑसिलेटर टकराया, पार्टिकल से पार्टिकल टकराया, तो इस ऑब्जेक्ट के पार्टिकल वाइब्रेट किए, ये बॉडी हॉट हो गई, और इसमें से क्या निकलने लग गई? रेडिएशंस निकलने लग गई। क्या निकलने लग गई? रेडिएशंस निकलने लग गई। इट मींस जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ये रेडिएशन है, दीज कंसिस्ट पार्टिकल नेचर। इनके पास कैसा नेचर है? पार्टिकल नेचर है। ये था पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन बाय द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन ने क्या एक्सप्लेन किया? पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन किया। एक एक बात ध्यान से सुनने की, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस बात को ध्यान से सुनने की और मन लगाने की है बच्चों, और कुछ भी नहीं है। फिर धीरे धीरे मैक्स प्लैंक ने क्या कहा, आगे देखते हैं। हटा दूं बच्चों, इसको हटा देता हूं। अब इसकी सुनिएगा ध्यान से, इसने क्या कहा है। मैक्स प्लैंक ने क्या कहा? जो रेडिएशन ब्लैक बॉडी के द्वारा छोड़ी जाती हैं या एब्जॉर्ब की जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा, जिनको इसने क्या नाम दे दिया? क्वांटा नाम दिया। इसने कहा जो भी बॉडी है, जो रेडिएशन हमने डाली, ये ऑब्जेक्ट थी, इसके ऊपर रेडिएशन डाली, इसने एब्जॉर्ब की, फिर इसने छोड़ी, जो ये छोड़ रहा है और इनको एब्जॉर्ब कर रहा है, ये स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं।
लाइट के छोटे छोटे पैकेट्स हैं एनर्जी के, जिनको इसने क्या नाम दे दिया, क्वांटा नाम दिया। तो मैक्स प्लैंक ने क्वांटा किसको नाम दिया, द रेडिएशन विच आर एमिटेड और एब्जॉर्ब कंसिस्ट स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी दैट आर कॉल्ड क्वांटा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को देखते हुए मैक्स प्लैंक ने क्वांटा दिया। फिर उसने क्या कहा, फिर उसने सेकंड कहा, ये कह रहा एनर्जी ऑफ दीज पैकेट्स या दीज क्वांटा, एनर्जी ऑफ दीज क्वांटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैक्स प्लैंक ने कहा एनर्जी ऑफ दीज क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एनर्जी ऑफ दीज क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इनको फोटॉन्स भी बोलते हैं, इनको एक और नाम क्या दे दिया गया, फोटॉन्स। एनर्जी ऑफ फोटॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फिर इसने कहा इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओ, तो इसकी जगह एक कांस्टेंट लगा दिया h, जिसको इसने प्लैंक्स कांस्टेंट नाम दिया। क्या नाम दे दिया, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकंड, ये वैल्यू होती है। तो पहला स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा और फोटोन, सेकंड एनर्जी ऑफ द फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फिर थर्ड इसने क्या कहा, मैक्स प्लैंक ने कहा थर्ड, एनर्जी टोटल एनर्जी ऑफ द फोटोन, टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन E इक्वल टू एन एच न्यू। E इक्वल टू क्या होगा, एन एच न्यू। एन का मतलब उसमें एक है फोटोन है, दो फोटोन है, तीन है, चार है, एन की जगह उतना रख दो, और एच न्यू, एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू, दो की मल्टीप्लाई दो, तीन की तीन, तो ये होती है टोटल एनर्जी ऑफ द फोटोन्स। ये था ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में कंप्लीट, मैंने जो तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है। एक एक बात ध्यान से सुनने की और लिखने की है। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था, फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या चेंजेस किए, फिर उन्होंने क्या चेंज किया, हो जाएगा। तो आपने ये वीडियो को देख लिया। अगर मैं एक न्यूमेरिकल और रखता हूं इसी के ऊपर, ताकि आपका ये कंप्लीट हो जाए, साथ साथ न्यूमेरिकल पोर्शन भी। तो न्यूमेरिकल और देखते हैं इसी वीडियो के ऊपर। एक ये कह रहा है कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन of 1 mole photon of radiation having frequency 5 multiplied 10⁻14 हर्ट्ज। इतनी फ्रीक्वेंसी की कोई रेडिएशन है, तो उसके अंदर 1 मोल फोटोन है, उनकी एनर्जी बताओ, 1 मोल फोटोन की। अब देखिएगा, सीधी सी बात है, E इक्वल टू क्या पढ़ा था, एच न्यू, यही पढ़ा था। ये तो 1 फोटोन की है, ठीक है, E इक्वल टू एच न्यू। मुझे 1 मोल तो मल्टीप्लाई 1 मोल से और मल्टीप्लाई कर दो। 1 मोल की वैल्यू 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, यही हो जाएगा। एनर्जी E इक्वल टू एच, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई न्यू फ्रीक्वेंसी, ये रही 5 मल्टीप्लाई 10⁻14 मल्टीप्लाई 1 मोल की वैल्यू, ये रही। सोल्व कर लेना बच्चों, आपके पास क्या आ जाएगा, एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन। बताओ क्या था इसके अंदर, हो जाएगा। इस टाइप के न्यूमेरिकल सिंपल से थे, हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम कौन सा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।